स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स पिटारा में। पिछली वीडियो में हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ी थी, तो आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे प्रार्थना फिर वही है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। तो आइए आज हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। आपको पता है कि हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वर्क, और वर्क करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना होता है, और फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही वर्क है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा था। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, वर्क करने का मतलब फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो ये घर की छत है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हमने फोर्स लगाया, हमने इसकी छत पर ले जाके इसको रख दिया, ठीक है। या मैं कहूँ कि हमने यहाँ पे रख दिया, और चूँकि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क किया है हमने, क्योंकि ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स तो हमने लगाया ही होगा mg, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट जब भी यहाँ से गिरेगा तो इसका सारा इफेक्ट जितना जैसे हमने वर्क करने में ऊपर वर्क किया था, ऊपर ले जाने में, सारा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। मान लो यहाँ पे एक टाइल रखी है, तो ये उसको तोड़ सकता है अगर ये पत्थर है तो। कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ किसने कुछ तोड़ दिया या जमीन में धंस गया, ये किसके कारण आया? इसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण। अच्छा, दूसरी चीज, चूंकि ये यहाँ से यहाँ आया है और इसने कुछ तोड़ा है, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो मुद्दे की बात ये है कि जो भी वर्क हमने किया था वो इसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे अब देखिए कि वो उसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे आप देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि मान लो एक कार है, ठीक है, ये कोई कार है और ये कार कुछ स्पीड से भाग रही है, तो भाग रही है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? इंजन फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये वर्क कर रही है, ठीक है। वर्क कर रही है तो अगर यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है, अगर यहाँ पे कोई दूसरी कार मान लो स्टेबल में खड़ी हुई है, तो ये जो कार है ये उससे जैसे ही टकराएगी तो ये इसको भी गतिमान कर देगी। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसने इसको वर्क करने पर मजबूर कर दिया। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एनर्जी। और एनर्जी को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है फिर? तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब हम खेत में जाते हैं, काम करते हैं, तो हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करते रहते हैं। जितनी जिसके अंदर एनर्जी होगी वो उतनी देर तक काम करेगा। तो इसका मतलब ये उसके कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगा। तो एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the body,
possessed by the body is equal to the amount of work it can do। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितना काम कर सकता है वही उसकी एनर्जी है। समझ आया? या अगर किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो वो एनर्जी गेन करती है, और यदि बॉडी वर्क करती है तो वो एनर्जी लूज करती है। यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी डूइंग वर्क देन इट लूजेस एनर्जी। अगर वर्क कर रही है तो एनर्जी, यानी कि जो वर्क है वो एनर्जी में तब्दील हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, और अगर वर्क डन ऑन इट, वर्क इज डन ऑन इट, देन इट गेन्स एनर्जी। यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। वर्क एनर्जी और एनर्जी वर्क। तो वर्क और एनर्जी सेम चीज हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी से इवॉल्व होता है, एनर्जी वर्क से इवॉल्व होती है, और इसकी भी ऐसा यूनिट जूल ही है जो कि वर्क की है। ठीक है, समझ आया? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, समझ आ रही है बात? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखिए देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज वी कैन से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब तो आप लोग जानते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, एटीसी लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आपने बहुत टाइप पढ़े हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, जो हमारे सिलेबस में है और हमें जानना है। तो हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होते हैं? तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी in body by virtue of its motion। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी इन बॉडी बाय वर्च्यू of its position by virtue of its position or change in shape। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो आइए
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं कहूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with velocity v, then its kinetic energy is equal to half of mv square। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे जो एनर्जी है ये एनर्जी आई किसके कारण है? क्योंकि उस पर वर्क किया गया है। वो किसने किया है? इंजीनियर ने, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी आई। समझ आ रही बात? ये देखिए हम इसको वर्क से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इसको ड्राइव करते हैं। ये हम देखते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने कोई फोर्स एफ अप्लाई किया है, ठीक है, और उस फोर्स एफ को अप्लाई करने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी हम डी ना लिख के इसको एस लिख देते हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस, ठीक है। इस फोर्स को लगाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एस है, और इस फोर्स को लगाने का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, जो भी टर्म की हम बात करें, इज v। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब फोर्स आया कहाँ से होगा? भाई ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, तो ये फोर्स कहाँ से आया होगा? हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जब डेफिनेशन हम करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने कहा था टी टाइम में वो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, तो वो हुआ है v माइनस यू, और टाइम मान लो ये। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। समझ आई? तो हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें यहीं पे, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, f की जगह हम रख दे एम ए और डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो दिस इज द एम ए एस। ओके, चलिए अब हम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। यहाँ से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो w इज इक्वल टू आ गया एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया वर्क डन। यहाँ पे हम एक केस अप्लाई करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0, therefore w इज इक्वल टू m u0 हो गया। तो u0 हो गया तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये वी स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यही जो वर्क होता है
यही वर्क काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v एंड द मास ऑफ इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। ठीक है, ओके। ये हमारी एक बार और आप ध्यान से देख लीजिएगा हमारे वर्क की डेफिनेशन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है m इंटू ए। उसके बाद हमने s को इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से s की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये अगर आपकी बात समझ में नहीं हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s की वैल्यू मुझे निकालनी है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। ये देखिए यहाँ पे ये पुट कर दी हमने, a से a कट गया, ये हो गया। हमने u को 0 मान लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और चूँकि यही जो वर्क है यही काइनेटिक एनर्जी को जन्म देता है, तो यही काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि हमने कहा था इफ़ द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट देन इट गेन्स एनर्जी। और चूंकि वर्क डन करने से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है, मोशन आई है, तो मोशन में ऑब्जेक्ट की मोशन के वर्च्यू से, मोशन के कारण ऑब्जेक्ट एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से दैट दिस वर्क चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करा था कि एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब सर ये क्या बात हुई, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या नई चीज़ है? देखिए, पोजीशन का मतलब हमने पत्थर ले जाके छत पे रख दिया तो इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, और इस पोजीशन के कारण ही इसमें एनर्जी है, नीचे आएगा तो चोट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, मान लो ये तीर है और हम तीर को जितना खींचेंगे वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। ठीक है, गुलैल है, तीर है ना, या कमानी है, आप स्प्रिंग वाइंडिंग ले सकते हैं। स्प्रिंग वाइंडिंग होते हैं ना, चाबी वाली गाड़ियाँ होती हैं, स्प्रिंग वाइंडिंग करो, चाबियाँ घुमाओ तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो गाड़ी भागती है। ठीक है ना, वो उसकी पुली को घुमाती है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। एच हाइट पे रखा हुआ है, या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण तीर की डोरी जैसे जितनी ज़्यादा हम खींचेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हमने उतना ही ज़्यादा वर्क किया। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आप वर्क कर रहे हैं और जितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उतनी ज़्यादा रस्सी खींचेगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी कि उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? वर्क करने से। ठीक है ना, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है? एक तो उसके मास पे, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है। दूसरा उसकी चेंज इन शेप। अगर हम हाइट की मतलब पोजीशन की बात नहीं करते हैं तो चेंज इन शेप, जितना ज़्यादा शेप में चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा बेंड करेंगे। हम मान लो एक पतली पत्ती ले रहे हैं फ्लेक्सिबल, उसको ऐसे खींचे और खींच के छोड़ दे तो वो इफेक्ट करेगी ना। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर एक पोटेंशियल है जो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हमने एक पत्थर को छत पे लेके गए और छत पे से फिर नीचे फेंक दिया, तो छत पे लेके जाने तक हमने कुछ वर्क किया था, उसी वर्क के कारण वो नीचे आके इफेक्टिव होगा, वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, वो ज़मीन को तोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी किसके कारण है? पत्थर को हम यहाँ पे लेके गए थे और यहाँ पे ले जाने में हमने वर्क करा था, तो यही वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया, इसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। समझ आया?
ठीक है। अब हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट। And this is the potential energy is equal to mgh। और ये mgh कहाँ से आया है, इसको अभी हम आपको निकाल देते हैं। देखिए, मान लो कि हमने एक m मास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो ये डिस्टेंस मान लो h है और मास उसका m था, तो mg फोर्स जो नीचे की तरफ लगा होगा हमने उसी का अपोज करा होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h। तो यही वर्क जो है वहाँ पे जाके स्टोर हो गया होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हाइट h। किसी हाइट h पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। और इसकी यूनिट भी, चूंकि ये भी एनर्जी है, इसकी यूनिट भी जूल ही होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पर भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मेरी वही गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके वैल्यूएबल कमेंट्स। आप कमेंट्स कीजिए, आपको जो भी गलतियां दिखाई दे, जो भी अच्छाई दिखाई दे, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और भविष्य में वीडियो लेकर आते रहेंगे। और फिजिक्स की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो आपको फिजिक्स में डिफ़िकल्टीज लगती है, उनको आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।